इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे बंगाल के सारे भाइयों और बहनों, आज एक बड़ा विशेष दिन भी है। कल मेरे माता और पिता दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और कलकत्ता में ही रहते थे। उनकी शादी भी कलकत्ता में हुई और ऐसा इत्तेफाक है कि 13 मार्च को उनकी शादी हुई थी सन 1942 में, और आज 12 तारीख है। मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो वो 17 साल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और मुझे हमेशा मेरी माँ ने बोला, अगर तुम्हें भले लोग, क्रिएटिव लोग, जागरूक लोग, मतलब एनलाइटेंड लोग और ऐसे लोग जो कि भारत की तकदीर बदल सकते हैं, उनसे मिलना है तो बंगाल जाओ। मेरी मां ने मरते दम तक ये बोला। वो मुझे चिट्टागोंग कॉलेज की बात बताती थी, ढाका यूनिवर्सिटी की बात बताती थी, हिंदू स्कूल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी की भी बड़ी बात है। यूं तो मैं छोटा था तो कलकत्ता कई बार आया था, पर याददाश्त नहीं थी। पर बड़े होने के बाद मैं खुद एक लेफ्टिस्ट रहा हूं, एक नक्सल रहा हूं, जेल भी गया हूं। लेकिन जब मुझे बाद में समझ में आया कि यह सिर्फ एक विनाश का रास्ता है, अगर एक देश को, एक समाज को बर्बाद करना है तो आप अपने बच्चे को नक्सलिज्म की तरफ जाने दीजिए। और तब मैंने, जब मुझे ये बात का एहसास हुआ, तब एक काफी रिसर्च के बाद हमने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। ढेर साहब भी थे उसमें। उस फिल्म को बॉलीवुड के लोगों ने कई साल तक रिलीज नहीं होने दिया। मैं जिसको दिखाता था वो पहले कहता था कि अच्छी है फिल्म, लेकिन जब देखता था उसको तो मना कर देता था। मुझे ये समझ में आया कि मैं अर्बन नक्सल्स को ही अपनी फिल्म दिखा रहा हूं, तो ये कैसे रिलीज होगी। लेकिन तब मैंने अपनी मां की याद में एक बात तय की थी कि कुछ भी हो जाए, जब हम इसका भ्रमण करने निकले और जगह जगह यूनिवर्सिटीज में मैंने दिखाना तय किया, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से गंगा बहते बहते तमाम यमुनाओं को अपने साथ जोड़ते हुए फाइनली यहां के थमती है, इस तरह ये यात्रा कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। मैंने अपनी मां की याद में सोचा। लेकिन जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर आई थिंक 4 से जब अंदर गया तो मेरी गाड़ी को तमाम यंग 19 से 22 साल के लड़के लड़कियों ने घेर लिया और वो गरीब बिहार का एक ड्राइवर जो बहुत गरीब था, उसको मारा, गाड़ी को तोड़ा। फिर जब मैं बाहर निकला तो मेरे ऊपर हमला किया और मेरा कंधा तोड़ा, जो आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जिसकी मिसाल सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था, क्या कारण है कि भारत को आजादी मिलने के बाद, जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, तमाम लोगों के बलिदानों के बाद, उसमें घुसते ही साथ ऐसा क्यों लगा कि मैं भारत नहीं किसी और राष्ट्र में हूं। यह पतन कैसे हुआ? अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अच्छा जा रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग आए होंगे यहां पे और बात एक अलग लेवल की होगी। मैंने ऐसी कार में आते आते एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा मैं कितने सारे ऐसे लोग हैं, महान बंगाली ग्रेट पर्सनैलिटीज, जिनने मुझे प्रभावित किया है, और मैंने अलग अलग डिसिप्लिन में उनका नाम लिखना शुरू किया और गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। आप किसी भी आर्ट्स में ले लें, चाहे टैगोर का नाम लें, चाहे बंकिम बाबू का लें, चाहे शरद बाबू का लें, सत्यजीत रे का लें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का लें, दीनबंधु मित्रा जी का लें, अक्षय कुमार दत्त जी का लें। कई लोगों ने तो शायद ये नाम, हो सकता है बहुत सारे लोग ये नाम जानते भी नहीं। ये दुर्भाग्य हमारे एजुकेशन सिस्टम का। स्पिरिचुअलिटी में ले, स्वामी विवेकानंद जी हो, परमहंस योगानंद जी हो, रामकृष्ण जी हो, शारदा देवी जी हो, लाहिड़ी महाराज हो,
औरोबिंदो, जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूं, जो एक रेवोल्यूशनरी भी थे। साइंस में आप देखिए सत्येंद्र नाथ बोस, आशुतोष मुखर्जी, जगदीश चंद्र बोस, गोपाल चंद्र भट्टाचार्य, शिशिर कुमार मिश्रा, मेघनंद साहा, लाइन कितनी लंबी है। पॉलिटिक्स में लीजिए सुभाष बाबू, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास, राम प्रसाद मिश्र को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक नाम जिसको विधिवत तरीके से इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, श्री गोपाल पाठक। आखिर कई बार मैं सोचता हूं आखिर ये भारत है क्या, और ये सवाल मेरे मन में चालू हुआ जब हमने कश्मीर में रिसर्च चालू किया। और धन्यवाद देना चाहता हूं ऑर्गेनाइजर्स को, स्वपन दा को, शिशिर जी को, कि आज जब कश्मीर फाइल्स का 1 साल पूरा हुआ है तो मैं आज बंगाल की पुण्यतिथि में आप सबके समक्ष खड़ा हूं। अगर मैं कहता हूं ये पुण्य भूमि है, तो जब कश्मीर पे हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने कहा इसके पहले कि हम जेनोसाइड की बात करें, कश्मीर के पतन की बात करें, जरा समझे कश्मीर आखिर है क्या। और उसको समझने के लिए यह समझना पड़ा कि आखिर भारत क्या है, जिसको हम भारत कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं। भारत की जो मूल सोच है, जो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसकी जो मूल फिलॉसफी है, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि पहला वेद जो है कश्मीर में लिखा गया, नाट्य शास्त्र कश्मीर में लिखा गया, ग्रामर कश्मीर से चालू हुई। 1000 साल तक बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच में डिबेट हुई, तब जाके बुद्धिज्म सारी दुनिया में निकला। लेकिन जब ये भारत मुगलों के आक्रमण के बाद, ब्रिटिश के आने के बाद अपनी सभ्यता से एक अलग रास्ते में जा रहा था, और जो सभ्यता सबका कहना था धीरे धीरे धाराशायी हो रही है, उस सभ्यता को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? कोई मुझे बताएगा? वो था बंगाल का। अगर भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक जीवित सभ्यता है, तो बंगाल के बिना उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सारा रिफॉर्म, सारा प्रोग्रेसिव थॉट, सारा लिबरल थॉट, लिबरल आज वाला लिबरल नहीं, हिंदू सोच का लिबरल, कुछ तो वजह रही होगी। वो गंगा जो कि हिमालय से शुरू हुई, उसकी अंतिम यात्रा यहां की होती है, कुछ तो उसके पीछे एक कारण रहा होगा। क्योंकि ये ज्ञान की गंगा, इसमें जितनी भी यमुनाएं, जितनी भी नदियां मिलती रही, वो मूल सोच में आके मिलती रही। ये कैसे हुआ? ये हुआ वो महान लोग, बंगाल की जो जमीन है उसमें 5 सी मैंने आइडेंटिफाई किए। 5 ऐसी चीजें हैं जो ये पूरा जो रेनेसां हुआ बंगाल में, उसके हर व्यक्ति में पाई जाती है। और ये 5 सी है। पहला, कन्विक्शन। ये कन्विक्शन की ये धरती हमारी है, ये राष्ट्र हमारा है, ये सोच हमारी है, इसको किसी भी कीमत में बचा के रखना है, चाहे उसके लिए हिंसा लगे, चाहे अहिंसा लगे, चाहे ज्ञान लगे, चाहे उसके लिए रेवोल्यूशन लगे, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी आत्मनिर्भरता, कोई भी स्वतंत्रता सिर्फ सोचने से नहीं होती। जो लोग अपनी आत्मनिर्भरता की रक्षा नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए उनको अर्जुन की तरह धनुष और तीर कमान उठाना पड़े, वो लोग कभी अपनी मां की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा भी नहीं कर सकते। तो पहला सी था कन्विक्शन। दूसरा, कमिटमेंट, अपने राष्ट्र से, अपनी सभ्यता से, अपने कल्चर से एक कमिटमेंट। तीसरा, करेज। चौथा, कोलैबोरेशन। ये जो कोलैबोरेशन का आर्ट है, ये सारा बंगाल से जो स्वराज्य मूवमेंट चालू हुआ उसमें आपको मिलेगा देखने को, ये और कहीं नहीं मिलेगा। और 5वां, चेंज।
पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी कुप्रथाओं, गंदी ट्रेडिशंस, गंदी व्यवस्थाओं से चेंज, एक नई सोच लाना, चाहे वो सत्यजीत रे की फिल्मों में दिखे आपको, चाहे विवेकानंद की रेवोल्यूशनरी स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस में मिले, चाहे भगवान रामकृष्ण में मिले, चाहे शरद बाबू के लिटरेचर में मिले, बंकिम बाबू के लिटरेचर में मिले, बट चेंज तो कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, करेज एंड चेंज। लेकिन आज का जो बंगाल है उसके कौन से 5 C's हैं? मैंने एक छोटी सी लिस्ट उसकी भी बनाई है। पहला C है करप्शन, दूसरा C है कम्युनल वायलेंस। और ये कम्युनल वायलेंस आप सब जानते हैं किस कम्युनिटी के अगेंस्ट है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। तीसरा C है चीप डायलॉग, चौथा C है चमचागिरी, और पांचवा C है, इंग्लिश का एक वर्ड है, मुझे खुद बोलने में दिक्कत जाती है उसको, लेकिन स्वपंदा होते तो शायद मुझे बताते किस तरह से उसे बोला जाता है। हमारे बस्तर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है बस्तर, जहां बहुत नक्सल लोग बंगाल से भेजे गए एक्सपोर्ट, वहां पे एक पेड़ होता है, उसमें एक फल लगता है, उसका नाम है महुआ। महुआ, अगर महुआ धूप में ज्यादा देर तक रह जाए तो फर्मेंट हो जाता है और शराब बन जाती है, उससे नशा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर महुआ पी लिया जाए तो एक 5वां C बनता है, जिसको कहते हैं चुस्पा। मैंने सुना है वो बस्तर का महुआ आजकल बंगाल में भी काफी प्रचलित है। तो करप्शन, कम्युनल वायलेंस, चीप डायलॉग, चमचागिरी और चुस्पा, आखिर हम यहां तक कैसे पहुंचे? अगर आप कश्मीर को देखें तो कश्मीर की सोच, विचार भी बहुत बड़ा था। अगर भारत को 3 मुख्य धाराएं देखी जाएं तो एक कश्मीर की है, एक बंगाल की और तीसरी केरला की है। और देखिए आज कौन सी वो 3 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी पे विश्वास करने वालों के साथ सबसे ज्यादा वायलेंस और सबसे ज्यादा उनके ऊपर कर्बिंग, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया गया है, वो भी कश्मीर, बंगाल और केरला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहां पे चेतना होती है, चेतना मतलब जहां कॉन्शियसनेस होती है, जहां पे एक स्पिरिचुअल विजडम होती है, जहां पे एक पेट्रियोटिक आग होती है, सबसे पहले दुश्मन आपको वहीं पे डिमोरलाइज करना चाहता है, वहीं पे हराना चाहता है। कश्मीर में किसी ने कहा था, यासीन मलिक ने, कि हम भारत में 500 कश्मीर बना देंगे। ये 500 कश्मीर एग्जैक्टली कहां है मुझे पता नहीं, पर 300-400 मिनी कश्मीर तो बंगाल में है, इसका मैं खुद विटनेस हूं। ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ एक्चुअली सन 1920 में। 1920 में जब खिलाफत मूवमेंट चालू किया गया, उसकी चर्चा हुई। खिलाफत मूवमेंट का मतलब वो नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं किसी की खिलाफत करना। खिलाफत मूवमेंट का मतलब था कि जो टर्की में खलीफा है उसी को अपना सर्वे सर्वा मानना, भारत की अथॉरिटीज को नहीं मानना, और टर्की में बैठे खलीफा को मानना। मतलब आपका जो एलिजियंस है, आपकी जो लॉयल्टी है, वो राष्ट्र भारत के साथ नहीं है, बल्कि आपकी अपने धर्म और किसी और के साथ है। और बंगाल के बहुत सारे चिंतकों ने उसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, इसको हम सपोर्ट करते हैं। उसको सपोर्ट करते साथ 2 बातें हुई। नंबर 1, मोपला में हिंदू जेनोसाइड हुआ, और कलकत्ता में भारत के पार्टीशन का सबसे पहला मेमोरेंडम रखा। और भारत का जो पार्टीशन है
उसकी नींव इस खिलाफत मूवमेंट से बंगाल में ही रखी गई। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अभी जब शाहीन बाग में सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रही थी तो वहां पे जगह जगह लिखा था खिलाफत 2.0। तो मैंने कहा ये खिलाफत तो आजादी के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, ये आज तक जिंदा कैसे है? तो मैंने उस पर रिसर्च करना चालू किया और वो रिसर्च करते करते एक इतनी खौफनाक, एक इतनी डेंजरस पिक्चर हमारे सामने आई, अगर इसको अभी रोका नहीं गया तो बंगाल का भी कश्मीर बनने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कश्मीर भी याद रखिए एक वक्त में 100% भारतीय हिंदू सभ्यता में बड़े हुए हिंदू पवित्र लैंड था, और आज डेमोग्राफी ऐसे चेंज हुई है कि आज वहां के जो नेटिव लोग हैं वही वहां नहीं रहते हैं, और जिन लोगों ने इन्वेड किया था वो लोग वहां रहते हैं। आप यकीन मानिए, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी के साथ आपसे ये बात बोल रहा हूं, बंगाल विश्व की गिनी चुनी सबसे ज्यादा जागरूक डीएनए वाली भूमि है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा बहुत एक मॉन्यूमेंटल, एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा होटल यहां पे है ग्रैंड ओबेरॉय, एक जमाने में उसके ऊपर किताबें लिखी जाती थी, लोग आते थे यहां पे, लेकिन वहां सामने धीरे धीरे फुटपाथों पे आप देखिए किस तरह से हॉकर्स बैठ गए। आज वो जगह हॉकर्स की लेन बन गई है और एक इतने बड़े यहां के टूरिस्ट अट्रैक्शन को खत्म कर दिया गया। ये चीजें बहुत धीमे धीमे होती हैं, और इसका मैंने अब भी 4-5 दिन पहले, यहां देवदत्त मांझी जी होंगे, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे जो लोग जानते हैं उसके विटनेसेस जो हैं, जिनमें खुद वहां पे थे, बहुत कम बचे हैं, 15-20 लोग बचे हैं, और सब 100-100 साल के हो रहे हैं। तो उनके इंटरव्यूज करने मैंने अपनी टीम भेजी, लेकिन वो लोग कुछ दिन में वापस आ गए। बहुत बड़ा उनके साथ कांड हुआ, पुलिस आई, घेराव हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई, और वो जो लड़के थे उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम कहीं भी जाएंगे पर बंगाल नहीं जाएंगे। ये जो खौफ और ये डर है, इसको खत्म करने की, एक बार फिर से इस चेतना को जगाने की जिम्मेदारी जो है आज वो बंगाल के यूथ के ऊपर है। और इसीलिए मैंने तय किया कि जो हमारी अगली फिल्म है, अभी एक फिल्म आएगी द वैक्सीन वॉर, पर इसके पहले बंगाल कश्मीर बने, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि बंगाल की कहानी भारत के हर एक यंग लड़के लड़की को, जो स्कूल में नहीं बताया जाता है, बताया जाए। बंगाल के त्याग की, बंगाल के सैक्रिफाइस की, बंगाल के ज्ञान की, बंगाल की देशभक्ति की, लेकिन एट द सेम टाइम बंगाल का जो एक राजनीतिक कल्चरल जो पतन हुआ है, उसकी कहानी इसलिए दुनिया भर के यंग लड़के लड़कियों को बताई जाए कि वो वक्त आने के पहले सचेत हो जाए और बंगाल कभी भी कश्मीर न बन पाए, बल्कि बंगाल एक मशाल लेके बाकी भारत को आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी की लीडरशिप दिखाए, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर और कल्चर किसी सोसाइटी का सोल होता है, उसकी आत्मा होती है। उसके बिना सारी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ फीकी है, सिर्फ एक बोली है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप एक फिल्म मेकर हैं, आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कारण है? वहां कश्मीर में आपके नाम फतवा निकला है, आप वहां जा नहीं सकते।
आज बंगाल में मैं यहाँ कलकत्ता के अलावा इंटीरियर्स में इंटरव्यू अपनी फिल्म के करने जा नहीं सकता हूं। तो ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ये इंडिक रेनेसां के पीछे पागल होकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है? मैं आपको बताता हूं। मैंने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 कमिटेड लोग दो, मैं भारत राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य बदल दूंगा। मुझे पता नहीं उनके जीते जी उनको वो 100 वॉलंटियर्स मिले कि नहीं मिले, लेकिन मैंने कसम खाई है कि उन 100 लोगों में से एक मैं जरूर हूं। आज इस जगह पे खड़े होकर जब मैं देखता हूं यहां के आर्किटेक्चर को, यहां के लोगों को, तो कई बार सोचता हूं कि वो ज्वाला, वो आग, वो रेवोल्यूशनरी फीलिंग, समाज को बदल देने की जो पेट में को हटती है, वो कहां गई? ऐसा तो नहीं कहीं हम लोग हिस्ट्री की लेफ्टिस्ट लोगों ने जो किताबें लिखी है पढ़ पढ़ के इतने ज्यादा अहिंसा से प्रेम करने लगे कि हम काली को ही भूल गए, और आज कोई भी राक्षस हमारे छाती पे पांव रख दे तो हम कहते हैं वाह कोई बात नहीं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब कलकत्ता आए अपनी पहली बार, तो उनसे किसी ने पूछा था, आई थिंक गवर्नर साहब जो पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने एटली से पूछा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, एंड ही सेड मिनिमल, मतलब एकदम कम। कहां है आज के सुभाष चंद्र बोस? कहां है आज के वो श्री अरबिंदो? ये फिर से एक बार, पहले बंगाल रेनेसां था, आज इंडिक रेनेसां की जरूरत है। और मैं चाहता हूं वो आग, वो मशाल, वो ज्वाला, वो यज्ञ यहीं से शुरू हो और बंगाल के यंग लड़के लड़कियों से शुरू हो। आप सबने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की जो स्थिति है मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, और जो मैं देख रहा हूं आज जो स्थिति है, आज जो यहां का सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, मैं कोई पोएट नहीं हूं, लेकिन मैं कार में आते साथ, और मैं कभी देख के पढ़ता भी नहीं, बोलता नहीं, हमेशा एक्सटेम्पोर बात करता हूं ताकि लोगों से डायरेक्ट दिल का कनेक्शन बने। पर मैंने कोशिश की है, माफ करिएगा स्वपंदा बैठे हैं, अगर मैं टैगोर की वो फेमस कविता आज के माहौल में हो तो कुछ ऐसे होगी, where the mind is full of fear and the head is drooping low, where the world is broken up into fragments by narrow communal walls, where words come out from the depth of lies, where tired, defeated stretches its arm towards destruction, where the Ganga of reason has lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led backwards by thee into ever-widening conflict and friction, from that hell of violence, my father, my mother, my sisters, my brothers, let my Bengal be saved from that hell of violence, let my Bengal be saved. With this, मैं आपसे हाथ जोड़ के, जितनी यहाँ पे all the mothers and sisters who are sitting here, please bless me, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में इतनी हिम्मत आए कि जो मेरी अगली फिल्म है दिल्ली फाइल्स, जो कि बंगाल के ऊपर है, डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर आज तक बंगाल में क्या बदला है उसके ऊपर है। तमाम ऑपोजिशन और अटैक्स के बावजूद मुझे हिम्मत दीजिए, मैं ईमानदारी और उतनी ही ईमानदारी से उस फिल्म को बना सकूं जैसे ईमानदारी से कश्मीर फाइल्स बनाई थी। जो यंग लड़के लड़कियां यहां बैठे हैं मुझसे छोटे उम्र में, मुझे प्यार, स्नेह और अपना सहयोग दीजिए कि आपने कश्मीर फाइल्स के साथ देखा है कि एक फिल्म किस तरह से
सारी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, किस तरह से एक फिल्म भारत का सॉफ्ट पावर बन के वर्ल्ड के पॉलिसी मेकर्स को सोचने पे मजबूर कर सकती है, और क्या कारण है कि एक साल बाद भारत के फिल्मी इतिहास में शायद एक ही फिल्म है जो हर दूसरे दिन ट्रेंड होती है, जिसकी हर दूसरे दिन चर्चा होती है, और जिसको हर रोज नक्सल लोग इतनी गालियां देते हैं। अगर वो गालियां देते हैं मतलब सत्य की मशाल जल रही है। तो आपके सहयोग, आपके प्रेम और आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक बार जोर से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। जय बंगाल, जय भारत। धन्यवाद।